Hello everyone, this is Aditya and you are welcome to Geopolitics Simplified। आज हम लोग एक बेहद इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो ग्लोबल साउथ के बारे में है। आप अक्सर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सर को ग्लोबल साउथ बोलते हुए सुने होंगे। आज हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली वो क्या है और इंडिया के लिए ये ग्लोबल साउथ इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है। पिछले महीने ही उन्होंने एक फेमस लाइन लिखा था, उन्होंने फेमस लाइन कहा था ग्लोबल साउथ के बारे में और मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ। आई एम कोटिंग हिम, पोलराइजेशन में अकर एल्सवेयर, द पीपल हु सफर मोस्ट आर द ग्लोबल साउथ। सो ये ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ टर्म को फर्स्ट टाइम एक सोशल एक्टिविस्ट कार्ल ऑगलेस्बी के द्वारा 1969 में कॉइन किया गया था। ग्लोबल साउथ उन सब देशों को डिस्क्राइब करता है जिनका इकोनॉमी अब तक फुल्ली डेवलप्ड नहीं है और जो लो पर कैपिटा इनकम, एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ वैल्यूएबल कैपिटल जैसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। यद्यपि मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल साउथ जो देश हैं वो ट्रॉपिक्स में या हम कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड हैं, लेकिन एक्चुअली में ये टर्म ग्लोबल साउथ जो है वो स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक टर्म है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फेयर के सबसे निचले हिस्से में आता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं मानते हैं क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ से तात्पर्य मोटे तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से है, जबकि ग्लोबल साउथ के अंतर्गत जनरली एशिया या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनको शामिल किया जाता है। यह वर्गीकरण अधिक सटीक इसलिए भी है क्योंकि इन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के संकेतक जो भी हैं वो बिल्कुल ही मतलब संदर्भ में काफ़ी समानताएं हैं इनके बीच में। भारत और चीन जैसे कुछ दक्षिणी देश पिछले कुछ दशकों से आर्थिक रूप से काफ़ी विकसित हो रहे हैं। कई एशियाई देशों द्वारा हासिल की गई प्रगति को इस विचार को चुनौती देने के रूप में भी देखा जाता है कि उत्तरी देश ही आदर्श हैं, तो उत्तरी देश को आदर्श मानकर, ग्लोबल नॉर्थ को आदर्श मानकर बहुत सारे देश उसको फॉलो करते हैं। पहले उपयोग की गई वर्गीकरण प्रणाली क्या थी? तो पहले जो हम लोग यूज़ करते थे, जैसे कि हम लोग कहते थे कि कंट्रीज़ को जनरली उनके डेवलपमेंट के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज़ जो है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के तौर पर 3 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में से क्लासीफाई किया गया, डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, जिसको LDCs कहते हैं, बेसिकली ग्लोब के सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड हैं, ठीक है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ नदर्न हेमिस्फेयर में है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक की रीजनल डिवीजन है। इसी जोग्राफिकल फैक्ट के कारण हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ और LCDs को साउथ और डेवलप्ड कंट्रीज़ को नॉर्थ कहकर पुकारते हैं। इसीलिए जब भी साउथ के कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ आपस में डिफरेंट फील्ड्स में कॉपरेट करते हैं तो हम लोग इसे साउथ साउथ कॉपरेशन कहते हैं, या फिर नॉर्थ अगर वो नॉर्थ में करते हैं तो उन्हें नॉर्थ कहते हैं। इसी तरह जब कॉपरेशन और डायलॉग डेवलप्ड नॉर्थ और डेवलपिंग साउथ के बीच होता है तब हम लोग उसे नॉर्थ साउथ डायलॉग कहते हैं। साउथ साउथ कॉपरेशन को एक्चुअली में नॉन अलाइन मूवमेंट जो होता है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, उसके द्वारा एक इकोनॉमिक अप्रोच के रूप के बेसिक प्रिंसिपल के रूप में माना गया था, उसको बनाया गया था ताकि सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस के गोल को अचीव कर सके। जबकि साउथ साउथ कॉपरेशन जो है वाला टर्म 1970s में प्रचलित हुआ था, लेकिन ये आइडिया नैम के एजेंडा में काफ़ी पहले से ही था। 1980s के दशक में नैम के अंडर में जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसके अंडर में कुछ सिंसियर एफर्ट्स के लिए इसे देखा जाता है। जैसे कि 1986 में नैम के हरारे समिट के दौरान 1987 में एक साउथ कमीशन सेटअप किया गया था, जिसमें जिसका फाइनल रिपोर्ट जो है द चैलेंज टू द साउथ नाम का एक आया था, जो 1990s को सबमिट किया गया था। उसके बाद से फिर उसमें कुछ और काम नहीं हुआ। तो इस तरह से वो जो बनाया गया था एक जो ऑफिस आपका, वो साउथ कमीशन, वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है बेसिकली। तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि नैम जो धीरे धीरे अपना वर्चस्व के लिए अब लड़ाई लड़ रहा है, उसका वर्चस्व धीरे धीरे खोता चला जा रहा है।
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये साउथ साउथ अप्रोच भारत के बेसिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भी पहले का बहुत ही पथ प्रदर्शक तो रहा है पहले में। खास तौर पर जब डेवलपिंग कंट्रीज़ और LDCs कंट्रीज जो थे उसके संपर्क में इंडिया था, उसके संबंध में उसमें इंडिया काफ़ी अग्रसर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखिए कि तो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जनरली कोल्ड वॉर जो हुआ था ना, उस समय क्या हुआ था कि दुनिया US और USSR के सहायक देशों के बीच में बटी हुई थी और कुछ गुटनिरपेक्ष देश भी साथ में थे। ये विश्व राजनीति को देखने समझने के परस्पर नजरिए से आप अब देख सकते हैं कि जनरली प्रोडक्शन के 3 प्रमुख एरिया होते हैं, राइट, कोर, पेरिफेरल और सेमी पेरिफेरल। तो अमेरिका या जापान जैसे देशों में जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके कारण जो भी वहाँ डेवलपमेंट, जो भी प्रोडक्शन करके बहुत से अधिक लोग फ़ायदा कमा रहे हैं, तो ऐसे देशों को जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट नेशन है, इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का या फ्री वर्ल्ड कंट्री कह सकते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न ब्लॉक कह सकते हैं। तो ये सब टर्म से उनको नवाया जा रहा था, ठीक है। जबकि दूसरी ओर जो पेरिफेरल एरिया में थे, जैसे कि बेसिकली ये कंट्रीज आपके लेबर और श्रम प्रधान इकोनॉमी होते थे। ये देश जनरली आपको पीजेंट वर्कर्स बेस्ड सोशलिस्ट होते थे या कम्युनिस्ट होते थे और या कम्युनिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले थे देश। तो इन्हें सेकेंड वर्ल्ड कंट्री या ईस्टर्न ब्लॉक के कहा जाता था या ईस्टर्न वर्ल्ड ऐसा कहा जाता था। बाकी जो देश बच गया ना, जैसे उन्हें आप सेमी पेरिफेरल की गिनती में बुला सकते हैं। इन देशों के बीच में जो भी है, जो आपका पेरिफेरल और कोर के बीच में आया, उसको हम लोग सेमी पेरिफेरल कहते हैं, जिसमें भारत या ब्राज़ील ETC जैसे देश शामिल होते हैं। इन्हें ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, ठीक है। लेकिन पहले तो कहा जाता था। पूर्वी और पश्चिमी देश के बीच में कैसे डिवाइड होता है कि कौन सा वेस्ट है, कौन सा ईस्टर्न कंट्री है। तो पश्चिमी देश उनको कहते हैं जो आमतौर पर अपने लोगों के बीच आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए जाने जाते हैं, और पूर्वी देश वैसे देशों को कहते हैं जहां ये इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेरिटी की जो प्रक्रिया है अभी वहां पे चल ही रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ वो फेज। व्हाट इज़ द फोर्थ वर्ल्ड? अब फोर्थ वर्ल्ड किसे कहते हैं? अब ये जो टर्म है ना फोर्थ वर्ल्ड, ये बहुत ही आउटडेटेड टर्म है। जो पहले मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री हुआ करते थे, जैसे पॉवर्टी स्टिकन कंट्री और बहुत ही मार्जिनलाइज्ड रीजन्स जो होते थे देश का, किसी दुनिया का, तो उन सबको हम लोग डिस्क्राइब करते थे एज ए फोर्थ वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। ऐसे देश या लोग का समूह जहाँ पे कोई भी उनका पॉलिटिकल टाइज नहीं है, एलाइज कोई नहीं है। ये अक्सर ट्राइबल लोग होते हैं या जो हंटर गैदरर्स होते थे, जो खाना बदोश कम्युनिटी वाले देश होते थे। तो ऐसे देशों को उस समय हम लोग फोर्थ वर्ल्ड कंट्री कहते थे। अब वो आउटडेटेड हो चुका, हम लोग ये टर्म यूज़ नहीं करते हैं जनरली। हु आर द मेजर प्लेयर्स इन ग्लोबल साउथ? हाँ, ग्लोबल साउथ को देखें तो उसमें जो आप देखते हैं अभी के टाइम पे अभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जैसे चल रहा है, तो जो कौन कौन मेजर प्लेयर है इसमें, कि रशिया है, जैसे कि रशिया जिसके पास काफ़ी वास्ट नेचुरल रिसोर्स है और काफ़ी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, ने ये दिखाया है कि उसके पास भी ये कैपेसिटी है कि वो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में खुद अपने दम पे वो खड़ा हो सकता है। जैसे कि अभी यूक्रेन वार में ही देखिए, रशिया के एग्रेशन जो था वो यूक्रेन वार में एक एग्जाम्पल है उसका। और चाइना और रशिया के बीच में जो स्ट्रैटेजिक और विदाउट लिमिट वाली जो पार्टनरशिप लोग डेवलप कर रहे हैं आपस में, ये साफ साफ वेस्ट के अगेंस्ट में एक डोमिनेंट फोर्स बनकर सामने मतलब आ रहे हैं। चाइना जो है वो दूसरा आप कह सकते हैं कि चाइना जो है अपना मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ा रहा है और उसका जो ग्रे जोन पॉलिसीज़ है, जो कि 9 डेस लाइन को साउथ चाइना सी में जो है ना पूरा कब्जा करना चाहता है, सारे मैरीटाइम लॉज को वायलेट कर देता है। इससे जितनी भी वेस्टर्न कंट्री हैं और जितने भी साउथ एशिया के बाकी सभी कंट्रीज वो भी नाखुश हैं, लेकिन फिर भी वो अपना दम पे कर रहा है उसको। तीसरा कह सकते हैं आप इंडिया को, कि इंडिया ने भी अपना जो जितने भी लिवरेज है उसको इंडिया ने उठाया है, जैसे उनको मल्टीपल साइड से नेगोशिएट करने में मदद मिल रही है। जैसे कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज को इंक्रीज़ कर दिया, डिस्पाइट कि वेस्टर्न प्रेशर काफ़ी इंडिया पे आ रहा था, लेकिन इंडिया ने वेस्टर्न प्रेशर को थोड़ा देर के लिए नकारा और साथ में अपने जो चूँकि देख ही रहे हैं अभी हाल ही में जयशंकर साहब ने कहा था कि यूरोप का जो है 60,000 वहाँ का पर कैपिटा इनकम है 60,000 यूरो और इंडिया का है $2,000। तो हम दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप अपने लोगों के लिए तो वो कर सकते हो, पर हम अपने मतलब गरीब लोगों के लिए ऑयल कोई महंगा प्राइस पर नहीं खरीद सकते, इसलिए हम लोगों को रशिया से खरीदना पड़ रहा है। उन्हें ही बोल के डिफेंड किया था। तो बोलने का मतलब कि इंडिया जो है वेस्टर्न ब्लॉक के बात को नहीं मान रहा है, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फॉलो कर रहा है। इंडिया ने एक मिलिट्री, आप जब जानते होंगे, लेमुआ को साइन किया था, जो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है लेमुआ, जो यूएस के साथ साइन किया था। इसके अलावा इंडिया जो है जो भी आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है रशिया के साथ, उस जो सेंट्रल एशिया से होते हुए जाती है, कनेक्ट करती है रशिया को, उस पर भी इंडिया काम कर रहा है, उसको भी डेवलप किया है। ईरान होते हुए जो बाहर होते हुए जा रहा है रशिया को।
और इस तरह से मतलब इंडिया जो है देखिए अब मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है, तो इंडिया यूएस के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। साथ में इंडिया व्लादिवोस्तोक में, जो व्लादिवोस्तोक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था रशिया में, होती है, जिसमें रशिया और चाइना सब देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया उसमें भी अपना मिलिट्री कंटीजेंट भेज देती है। तो इंडिया जो है बिल्कुल बैलेंस बना कर रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल वो तो इसलिए इंडिया को भी आप कह सकते हैं कि वो भी इसका मतलब इंडिया जो है वो भी एक मेजर प्लेयर है ग्लोबल साउथ का, ठीक है। तो वाई ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ ऐसा क्यों हुआ, हम लोग ऐसा क्यों डिवाइड ये देख रहे हैं? क्योंकि 1991 में जब कोल्ड वॉर यूएसआर के टूटने के ख़त्म होने के बाद अब पहली वाली क्लासिफिकेशन काम नहीं कर रही है। जो पहले जो क्लासिफिकेशन हमने बताया था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, तो वो अब काम नहीं कर रही है। ऐसे में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और सेकंड वर्ल्ड कंट्री ये सब वर्गीकरण अब व्यवहार में नहीं रह गया है, क्योंकि जब 1991 में कम्युनिस्ट सोवियत संघ जो था यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो अधिकांश देशों के पास पूंजीवादी अमेरिका के साथ किसी स्तर पर सहयोग करने का अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं था, ठीक है ना। तो जो उस समय इकलौती सुपर पावर थी कौन? यूएस। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज जो थे वो अक्सर अफ्रीका और एशियाई देशों के विषय में बहुत ही रूढ़िवादी सोच बनाए रखने के रूप में देखा जाता था उनको, कि ये जो कंट्रीज़ हैं जो एशिया के और अफ्रीका के हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़, अक्सर इनको देखते थे कि ये बहुत ही रूढ़िवादी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ मतलब सोच रखते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। ऐसा सोचते थे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज वाले लोग उस टाइम पे। विभिन्न देशों को भी एक श्रेणी में वर्गीकृत करना एक बहुत ही ईजी सरल उस समय माना जा रहा था कि बहुत सारे देश को एक ही ग्रुप में डाल दो, ठीक है ना। तो ये पहले होता था, लेकिन अब ये प्रैक्टिस में नहीं रहा, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन अब चुका है हम। तो उसी तरह अब ग्लोबल साउथ में क्या क्या सिमिलरिटी देखते हैं ना, सिमिलरिटी इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़। अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो ज़्यादातर ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ जो हैं वो कोलोनाइजेशन और कैपिटलाइजेशन का शिकार रहे हैं। इसी यूएनएससी में भी देखिए किसी भी ऐसे कंट्रीज़ का परमानेंट सीट नहीं होने के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय मंच में इन देशों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा है, इन देशों का भी लीड नहीं मिला है। तो इसीलिए अधिकांश जो ग्लोबल साउथ देश जो आज भी विकासशील रहे हैं, आज भी विकासशील हैं, और कम विकसित होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि उनके पास मतलब ऐसा कोई वॉइस नहीं रहा है। वो यूनिवर्सिटी में अपना मतलब उनको बहिष्कार कर दिया गया, उनको यूनिवर्सिटी में सीट परमानेंट सीट नहीं दिया, उनको उतना वैल्यू नहीं आता उनके बातों को, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है, वो लोग अपना मोनोपोली चला रहे होते हैं। तो साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए क्या क्या नई नई पहल की गई है? तो अगर हम ग्लोबल स्तर पर देखें तो हम देखेंगे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर ब्रिक्स बनाया था, है ना। इसके अलावा देखेंगे कि इंडिया और जो साउथ साउथ का अगर हम बात करें तो बेसिकली रशिया तो ऊपर ब्लॉक में आ गया, पर रशिया को भी लोग साउथ में गिनती करते हैं, ठीक है ना। तो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को भी देखें तो उन्होंने इप्सा IBS बनाया था, ठीक है ना, एक ग्रुप। तो 12 सितंबर को जनरली साउथ साउथ कॉपरेशन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह उसी तारीख को याद करते हैं जब संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा UNG जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ने विकासशील देशों के बीच में तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए वर्ष 1978 में एक कार्य योजना अपनाई थी इस डेट पे 12 सितंबर को। इसलिए 12 सितंबर को साउथ साउथ कॉपरेशन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो भारत ने क्या क्या पहल ले रखा है? तो भारत ने अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम जानते हैं, इंडियन टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ITEC 1964 में लॉन्च किया था, ताकि जो भी पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपमेंट में मदद कर सके। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम एशिया, अफ्रीका और अन्य रीजन्स की 159 कंट्रीज़ में जारी किया गया था। तो इस प्रोग्राम के अंदर में क्या हुआ था कि भारत जो है फाइनेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी काफ़ी देशों को दे रहा था। यद्यपि भारत जो है ना खुद भी डेवलपमेंट असिस्टेंस दूसरे अमीर कंट्री से, रिच कंट्री से लेता आया है, और लेकिन फिर भी भारत जो है पुअर LDC कंट्रीज जो थे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को वो मदद भारत करता आया है। इंडिया जो है आजकल चीप लाइन्स ऑफ क्रेडिट ऑफर करता है, कि बहुत ही सस्ते में लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ऑफर कर देता है पुअर कंट्रीज़ को, ताकि वो सब देश अपने देशों में डेवलपमेंटल जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं इंप्लीमेंट कर सके, ह्यूमन डेवलपमेंट के या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के, या फिर उनको जो भी सोसाइटी में जो भी है अच्छा करने के लिए, तो उनको इंडिया बहुत ही चीप लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। इंडिया उन्हें ट्रेड ड्यूटीज़ में भी कंसेशन देता है, ताकि वो कम टैक्स देकर इंपोर्ट कर सके। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इंडिया स्कॉलरशिप देने के अलावा इन देशों के स्टूडेंट को ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब भारत इनके लिए करता है। अब करेंट टाइम में क्या क्या कॉपरेशन इंडिया करता है? अभी देखिए कि हाल ही में क्या हुआ था ना कि ट्रिप्स में छूट के लिए पहली पहल कर गई थी 2020 में, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था कि जैसे कोविड-19 का टीका है और उसको उपचार के लिए जो IPR का इशू आ रहा था,
आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, तो उसको ब्लॉकेज करने के, उसको ख़त्म करने का, क्योंकि उसके वजह से काफ़ी देशों को वैक्सीन्स नहीं मिल पा रहे थे और सस्ते में वैक्सीन नहीं बनाया जा पा रहा था, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री थे वहाँ बहुत कम संख्या में बना था, वहाँ का पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन वो जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर उनको प्रोडक्शन करने के लिए नहीं दिया गया, अगर कॉपीराइट को ख़त्म नहीं किया गया, तो फिर उतने वैक्सीन उतने जल्दी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इंडिया और ब्राज़ील ने वो साइन किया था, ताकि उन्हें ग्लोबल हेल्थ का समर्थन करने और महामारी से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। तो इस तरह की चीज़ जो भी है, कोविड-19 का टीका को लेकर हो गया, दवा को लेकर हो गया, चिकित्सा संबंधित, इन सब टेक्नोलॉजी के संबंधित, इन सब में समझौता हुआ था इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। इसके अलावा देखिए कि 2021 में जब वैक्सीन मैत्री नाम का अभियान शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें भी देखिए कि भारत अपना पहला ऐतिहासिक अभियान जो शुरू किया था, उसमें क्या था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि भारत जो है अपना नेबरहुड को पहले मदद करेगा। तो भी तो हमारे नेबरहुड भी तो ग्लोबल साउथ में ही आते हैं ना, तो वो भी साउथ साउथ कॉपरेशन का एक एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल एमिशन के प्रति जो भी ग्लोबल नॉर्थ देशों का जो योगदान रहा है, उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है क्लाइमेट एमिशन में, मतलब कार्बन एमिशन वगैरह में, लेकिन ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस के लिए भुगतान की राशि के लिए अभी उपेक्षा की जा रही है। वो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो बोलेंगे दे रहे हैं, देते हैं हर COP 27 तक हम लोग आ गए, पर अभी तक कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट उसका नहीं आ रहा है। वो लोग फंड नहीं दे रहे हैं, डेट दे दे के डेट को डिफ़ॉल्ट कर दे रहे हैं। तो जिसके लिए अंतिम जो पीड़ित सबसे अधिक दिक्कत किसको हो रहा है इसकी वजह से, जो भी कम डेवलप्ड कंट्री हैं, LCDs कंट्री है, जो भी देखिए डिजास्टर वगैरह होता है तो सबसे अधिक नुकसान तो उन्हीं को होता है, जबकि उनका जो एमिशन में जो रोल है वो बहुत कम है, लेकिन नुकसान सबसे अधिक उन्हीं को सहना पड़ रहा है। तो ये तो भाई क्लाइमेट जस्टिस तो नहीं हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन ने सबसे कम विकसित देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसमें कि जैसे कि फूड इन्फ्लेशन हो गया, या एनर्जी इन्फ्लेशन हो गया, या जो भी फाइनेंशियल स्थिति इनका ख़राब हो गया, क्योंकि इनके पास डॉलर इतना ज़्यादा था नहीं पॉकेट में, और इनको हर चीज़ के लिए बाहर से इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, तो वो इशू आ रहा था। तो LCD देश की जो विकास की संभावनाओं को इससे बहुत ही मतलब नुकसान ठेस पहुंचा है। चीन का हस्तक्षेप भी आप देख सकते हैं कि चीन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना चीन का BRI के माध्यम से ग्लोबल साउथ में तेज़ी से पैड बना रहा है अपना। हालांकि ये भी अभी संदेहास्पद है कि क्या जो BRI प्रोजेक्ट है वो दोनों पक्ष के लिए लाभदायक है, या केवल चीन के लाभ पर ही ये ध्यान केंद्रित रहेगा, क्योंकि वो उसका उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो उसका मतलब अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी ऐसा कुछ उसमें BRI में दिखता नहीं है, वो सब बात खुल के सामने रखते नहीं हैं, जिससे ये हम लोग एनालाइज कर सके कि वो अच्छा है कि नहीं है। ये भी तो एक बात है ना। तो हेजेमनी ऑफ USA, ठीक है ना, विश्व को अब कई लोगों द्वारा जनरली बहुध्रुवीकरण माना जाता है, लेकिन यह अकेला अमेरिका ही है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बिल्कुल हावी हो जाता है। आप कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं, पर अभी भी अमेरिका का पल्ला किसी ने कहीं दिखेगा ज़्यादा हद तक उनकी तरफ भी झुका हुआ है, क्योंकि उनके एलाइज मित्र इतने हैं और UN में भी उनका इतना चलता है, और वो इतना मतलब इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है कि मतलब उनके सामने फिर सबको झुकना ही पड़ता है काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच है। ऐसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट परिणामों के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने में जो भी ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का जो गैप है, ऐतिहासिक रूप से मतलब यही मेन विलन रहा है। इसके वजह से जो है अभी देखिए ग्लोबल नॉर्थ में और ग्लोबल साउथ में कितना मतलब गैप है, और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न वो कॉलोनाइजेशन है। उनको कॉलोनाइजेशन बहुत पहले से किया गया था, और उदाहरण के लिए जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखिए, ये वर्ष 1960 के दशक में शुरुआत से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में झुका हुआ है, और इस संबंध में ग्लोबल ट्रीटी कोई नहीं है, या कोई थिंक टैंक इस बारे में कोई बात नहीं करता है, और इस मुद्दे को उठाता भी कोई नहीं है कि वो लोग कॉलोनाइज किए, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना कर लिए, यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के ग्लोबल साउथ से, वेस्टर्न अपना डेवलप कर लिए, पर्यावरण को तो नुकसान पहुँचा है, हमारा भी सब कुछ लूट के ले गया है, लेकिन इसके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। और उनके वजह से ही सारा जो साउथ वाले लोग हैं वो अंडर डेवलप्ड रह गए हैं, क्योंकि वो अब तो सारा संसाधन ले के अपना डेवलपमेंट तुरंत कर लिए, और अभी हम लोग को डेवलपमेंट करने नहीं दे रहे हैं। बहाना बता रहे हैं कि कोविड की मतलब जो क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज का वो हवा दे के हम लोग को डेवलप होने नहीं दे रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, फंड भी नहीं दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो इशू तो बन रहा है ना। अब कोविड-19 का प्रभाव कोई देखिए कि कोविड-19 महामारी ने पहले से मौजूद अंतराल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो गैप था, क्योंकि स्किल का भी गैप हो जा रहा है, एजुकेशन का भी गैप हो जा रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पढ़ाई वढ़ाई तो हो जा रहा है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, LCD कंट्रीज़ है, उनके जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन का उतना स्ट्रांग नहीं है, तो बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंस से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं ब्राज़ील में, और मतलब ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो मतलब जो भी थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ाई हो रहा था, जो भी वो लोग
कुछ कर पा रहे थे अच्छा, अभी वो कोविड-19 की वजह से वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा महामारी के शुरुआती चरणों में निपटने में न केवल देश को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि आज जिन सामाजिक और व्यापक आर्थिक प्रभावों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, वो ग्लोबल साउथ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है कोविड-19 भी। आप देख सकते हैं तो घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की गंभीर हालत, जैसे कि अभी अर्जेंटीना से लेकर मिस्र को देखिए, या पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका, तो सब में देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सबका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है ना। व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ? अब रशिया यूक्रेन वॉर देखिए, तो जितने भी सैंक्शन को अपोज करने वाले कंट्री है, मतलब ज़्यादातर कंट्री तो अपोज कर ही रहे हैं, जो भी साउथ वाले कंट्री हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं। अब वो बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ना इधर रहेंगे ना इधर रहेंगे। इंडिया को देखिए, इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, ना ही हम यूएस और यूक्रेन की तरफ है, ना ही हम रशिया की तरफ है। तो जो भी साउथ कंट्रीज है, वो क्योंकि रशिया पे डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, या फ्यूल के लिए, या फर्टिलाइजर के लिए, या व्हीट के लिए, या बहुत सारे कमोडिटीज़, और इनफैक्ट डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी वो डिपेंडेंट है रशिया पे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो न्यूट्रल रह रहे हैं। इसके अलावा उनको एप्रीहेंशन भी है वेस्ट के ऊपर, कि वेस्ट के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, है ना, कि वो हमारा मदद करेगा ही ज़रूरत पड़ने पर। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 वैक्सीन ही देख लीजिए। जब कोविड-19 का वैक्सीन पहले बनाया गया, फाइजर और मॉडर्ना, तो उन्होंने क्या किया, पहले हमारे आदमी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, और उनका एक बंदा जब तक नहीं मिला तब तक दूसरे देश में वो लोग बांटे ही नहीं, या फार्मूला भी शेयर नहीं किए। तो इसीलिए ग्लोबल साउथ का जो वो कंसर्न रहता है वेस्ट के ऊपर, एप्रीहेंशन रहता है कि वो मदद करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा अलायंसेस जो है, अगर देखिएगा ज़्यादातर आपके सदर्न कंट्रीज़ के जो अलायंसेस हैं, वो सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंस जो है, वो आइदर वेस्ट के साथ है, या रशिया के साथ है, या चाइना के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का जो 2022 में ऑफर किया गया था 10 पैसिफिक आइलैंड के साथ, वो उनके फेवर में नहीं था। तो इसलिए वो ना ही चाइना का जो कॉमन डेवलपमेंट विजन था, उनके साथ ना ही वो 10 कंट्रीज एग्री की, ना ही डिसएग्री की, है ना। व्हाट वाज द साउथ चॉइस इन जियो इकोनॉमिक्स? जियो इकोनॉमिक्स में साउथ का क्या चॉइस है? तो यूएस ने जो डॉलर रिजर्व को फ्रीज करने की स्ट्रैटेजी बनाई है, इससे ग्लोबल साउथ कंट्रीज काफ़ी फेयरफुल हो गए हैं। यूएस का जो री शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग जैसे जो ट्रेड पॉलिसीज़ है, तो रीशोरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं, अभी हमारा स्थिति ख़राब है, तो हम उस कंट्री से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। तो सारा जो यूएस जो है वो क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा ना देकर लोकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट, जितने सारे फंड को वापस पुल कर रहा है, उसके इन्वेस्टर सारे वापस यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं रीशोरिंग। तो यूएस जो रीशोरिंग को इंकरेज कर रहा है। और फ्रेंड शोरिंग का मतलब होता है कि आपके जो भी मित्र मुल्क है, जिससे आपका फ़ायदा है, या जिससे आपका सोच मिलता है, जैसे कि जहाँ डेमोक्रेसी है, या जहाँ पर यूएस को लगता है कि ये अलाई कंट्री है, तो उनके साथ यूएस ज़्यादा बिजनेस करना चाहता है, वहाँ पे बिजनेस को ज़्यादा वो इनकरेज कर रहा है। तो उसका कहते हैं फ्रेंड शोरिंग, ठीक है ना। तो यूएस जो है रीशोरिंग और फ्रेंड शोरिंग जैसे ट्रेड पॉलिसी लेकर आ रहा है। इससे क्या होता है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ वो लेके जा रहा है, ठीक है ना। और चाइना जो है वो एसोसिएशन ऑफ सदर्न एशियन नेशन जो है, आसियान जो है, और उसके साथ जो 3 कंट्रीज़ जो है, अब इन लोग को देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर ये लोग द्वारा करेंसी स्वैप किया जा रहा है। इससे सदर्न कंट्रीज़ को मदद पहुंचा जा रहा है, जो ग्लोबल साउथ को वो लोग मदद पहुंचा रहे हैं, कैसे करके, करेंसी स्वैप करके, जिससे वो डॉलर को स्किप कर सकते हैं। डॉलर को स्किप करने में उनको आसानी हो रहा है। चाइना जो है वो अपना करेंसी स्वैप कर रहा है इन कंट्रीज़ के साथ। तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि ब्रिक्स हो गया, जैसे कि आपका अफ्रीकन यूनियन हो गया, जैसे कि आसियान हो गया, तो जितने भी कम्युनिटी हैं आपका लेटिन अमेरिकन और कैरेबियन स्टेट्स के, इन लोग का भी जो कम्युनिटी है, तो ये सब जो है ग्लोबल साउथ को एक नई कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अब हम लोग मल्टीलैटरल फॉर्म में भी मतलब जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूएस के सामने में झुक के रहना पड़े और उनके अंदर जी हुजूरी करना पड़े। साउथ साउथ कॉपरेशन इन करेंट सिनारियो। अगर प्योर ग्लोबलाइजेशन का दौर में अफ्रीका जो कंटिनेंट है कुछ हद तक डेवलप करने में बाईपास हो गया ना, वो उतना अच्छा से डेवलप नहीं कर पाई, ठीक है ना। इस वजह से ग्लोबल साउथ में भी एक छोटा डिवाइड बनते जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि इप्सा जो है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़ जो है कुछ हद तक रिच डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ये चाइना को उठा देखिए, रशिया को देखिए, तो ये लोग कुछ हद तक रिच डेवलपिंग कंट्रीज लिस्ट में आ गए हैं। जबकि G20 में इनको जगह भी मिल रहा है। इसके अलावा इनको G7 में भी सुना जाता है, मतलब इनके बात को इनका ऑब्जर्व करके। तो और ऐसी बाकी जो साउथ की जो LCDs कंट्रीज़ हैं, जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं साउथ की, जो काफ़ी पुअर हैं और वो खुद अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रही हैं। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की जो एजेंडा था, जो नैम के टाइम पे नैम को द्वारा बनाया गया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट द्वारा बनाया गया था, वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस मॉडल में
आए हुए गैप से वो बिल्कुल ढह चुका है। इसलिए ज़रूरत है एक नई एजेंडा की, जिसको सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जैसे बनाया जा सकता है। और फिर उसमें यूएन में भी ये बाकी लोग या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी ये लोग मिलके एक ब्लॉक के रूप में अपना बात को रख सकते हैं, जिससे उनको नेगोशिएशन करने में काफ़ी आसानी होगी। अदरवाइज़ इनका कोई ग्रुप है नहीं, इनको कोई सुनता नहीं है, तो इनका बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ कैसे बन सकता है? तो वर्तमान समय में देखिए, अगर तो ग्लोबल साउथ को अग्रणी बनाने के लिए विकासशील देशों के बीच कोई भी स्पेशल ग्रुप नहीं है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था। तो भारत फर्स्ट इनिशिएटिव लेकर इसको लीड कर सकता है। भारत के बाद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत का अच्छा बनता भी है सदर्न कंट्री से साउथ। अब बिल्कुल हम लोग एक जैसे हैं। एशिया और एशिया के जो कंट्रीज़ थे और अफ्रीकन कंट्रीज़ को जनरली उस समय पे दिखाया जाता था एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और जो भी आपको लैटिन अमेरिका ले लीजिए। तो भारत को इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि ग्लोबल साउथ एक सुसंगत समूह नहीं है अभी, और ना ही इसका कोई साझा एजेंडा है। और धन और शक्ति और क्षमता के मामले में भी आज ग्लोबल साउथ में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए जब तक कोई ग्रुप ही जब तक कोई ग्रुप नहीं बन जाता है, तब तक यहाँ बायलैटरल एक एक देश को ध्यान देकर ही फॉरेन पॉलिसी हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। और अच्छा है अगर हम लोग ऐसा कर सके, एक नया ग्रुप बना सके, तो सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को लेकर उसको हम लोग लीड कर सके। तो देखते हैं, भारत पुरानी वैचारिक लड़ाइयों पर लौटने के बजाय व्यवहारिक जो भी परिणाम है उस पर ध्यान केंद्रित करके साउथ और नॉर्थ के बीच में एक पुल बनने के लिए भी एक अपना डिप्लोमेसी, जैसे कि डिप्लोमेसी के थ्रू भारत एक पुल बन सकता है। कि जैसे कि हम लोग बताए ना, बीच वाले जगह पे भी हम लोग हैं, तो भारत जो है लीस्ट डेवलपिंग कंट्री और जो डेवलप्ड कंट्री उसके बीच में एक पुल बन सकता है, दोनों के बीच में संवाद कराने के लिए मीडिएटर बन सकता है। इसके अलावा यदि भारत इस महत्वाकांक्षा को प्रभावी नीति से अगर बदल सकता है, तो ये बिल्कुल सार्वभौमिक और विदेश लक्ष्यों को प्राप्ति करने हेतु ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। भारत ये बन सकता है, इससे भारत को बहुत फ़ायदा होगा। और भारत जो है G20 को 2023 में होस्ट कर रहा है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। ग्लोबल साउथ का जो लीडरशिप भारत को UNSC में की परमानेंट सीट दिलाने में भी बहुत मदद कर सकता है। इससे काफ़ी लोगों का वोट्स इंडिया को मिल जाएगा, और ये बहुत अहम साबित हो सकता है इंडिया के लिए भी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग जियो पॉलिटिक्स सिंप्लीफाइड।